निशान थे। जगह जगह नील बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने नोच लिया हो। खून टपक रहा था। उस हैवान ने मेरे ब्रेस्ट को इतनी बुरी तरह से खरोंच दिया था। With similar fashion, we do have with us थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहूंगा। सफेद लकीर, ये नाटक हमने लॉकडाउन के दौरान जो है लास्ट ईयर तैयार किया। काफी जद्दोजहद के बाद ये नाटक बना, क्योंकि मैं इस विषय वस्तु से सहमत नहीं था और मेरी करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन कोई काम नहीं था, हम बंद थे घर में। करे तो करे क्या, अच्छा भी नहीं लगता था। सरकार पैसा दे रही है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत बुरा लगता था हमें। मेरे एक सीनियर, एक वरिष्ठ, बहुत अच्छे कलाकार, अभिनेता कभी कभी शाम को आते थे, मेरे साथ बैठते थे और लगातार मुझे कहते थे कि सर हमें जो है ड्रग्स के ऊपर काम करना चाहिए, ड्रग्स के ऊपर प्ले बनाना चाहिए। मैं उनकी बात से कहीं से भी सहमत नहीं था। मैंने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये सब सब्जेक्ट क्यों लूँ। नहीं, फिर वो बहुत मुझे मतलब लगातार आते थे और मुझे कन्विंस करते थे कि सर हम कोई भी नाटक करते हैं हम सोशलिस्ट को तो उठाते ही हैं, लेकिन ये तो और ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ अभी सिक्किम में ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। सर पूरे नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन अभी सिक्किम में तो बहुत ज़्यादा है। तो इस सब्जेक्ट को, इस विषय वस्तु को हमें छूना चाहिए सर, टच करना चाहिए और समाज के और नज़दीक हम पहुँचेंगे। और अच्छा है एक हम कुछ उनको दे पाएंगे सोसाइटी को, समाज को। लेकिन तब भी मैं सहमत नहीं था, लेकिन बाद में मैं सोचता रहा कि ठीक ही है, बैठे हुए हैं, कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार से पैसा ले रहे हैं, काम तो करना ही चाहिए, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। हमारे पुलिस भाई, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग से सब लोग लगे हुए हैं, फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं। हम आर्टिस्ट, हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर मैंने सोचा ठीक है, करते हैं। तो हमने 4 लोगों की एक टीम बनाई, विक्रम लिप्चा, सुमन राय, रिपम भारद्वाज और रूपा सापकोटा। ये एक रिसर्च टीम बनाई हमने और हम अलग अलग रिहैब सेंटर में जाना शुरू किया। उसी लॉकडाउन के दौरान डर बहुत था, मिलना था लोगों से, रिहैब सेंटर में, अलग अलग रिहैब सेंटर में जाना था और मिलना था और रिसर्च करना था, सब्जेक्ट लाना था, उनसे बातचीत करनी थी। डर तो बहुत था लेकिन हम प्रयास करते रहे और धीरे 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 पूरी स्क्रिप्ट हमने तैयार कर ली। बहुत सारी इस नाटक में बहुत घटनाएं ऐसी हैं जो एकदम सत्य है और कुछ इसके साथ काल्पनिक भी है, लेकिन बहुत पेनफुल था। मुझे बाद में बहुत मजा आया इस तरह के सब्जेक्ट लेने में और हम इसका भी दूसरा शो करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो शो किया था और काफी रिहैब सेंटर के बच्चे भी आए थे और बहुत उनमें एक बदलाव आया। वो हमारे कलाकारों से, मुझसे बोल के गए कि बस हो गया सर, अब हम ड्रग्स नहीं लेंगे। ये बदलाव आना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मुझे लगा, थैंक यू, मुझे लगा कि हम सफल हुए हैं। मुझे लगा कि ठीक है, मेरे कलाकार जो है उन्होंने सही कहा कि हम सिर्फ अपने लिए नाटक ना करें सर, हमें समाज की
ज्वलंत समस्याओं को उठाना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। म्यूजिक क्लास हमारे घर में ही चलती थी। मैं बचपन में म्यूजिक क्लास में खेलता रहता था। किसी एक दिन का किस्सा वो बताते थे कि जब तू एकदम छोटा था तब म्यूजिक क्लास में खेलते खेलते तूने हारमोनियम की काली पर हाथ रखा, अपने जीवन का पहला अक्षर मतलब और बच्चों की तरह मां नहीं बोला था। इस बात पर बाबूजी मां को छेड़ते रहते थे। वो दोस्त थे मेरे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम सामतेन रखा। मैं रिपम भारद्वाज, यहाँ मैं अर्जुन एक फुटबॉल प्लेयर है या ये सब था, इसीलिए उसके पास बताने के लिए इतना कुछ नहीं है पर चिल्लाने के लिए बहुत कुछ है। और उसके मॉम डैड के पास दिखाने के, उसकी मॉम एक ब्यूरोक्रेट है और डैड का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है। उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। उनके अपनों के साथ क्या घट रहा है वो कभी देख नहीं पाते। नकलीपन का काला मोटा चश्मा लगा के दुनिया को रोज अपने नए नए चेहरे दिखाते हैं। महंगी गाड़ियां, साड़ियां, बंगलो, पार्टियां, अय्याशियां। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसे नकली लोगों को मैं अपना पेरेंट्स नहीं मानता, जिन्होंने मेरे इकलौते सपने को हाथ में लेके चूठन की तरह टिश्यू से पोंछ कर डस्टबिन में फेंक दिया। आऊंगी या नहीं, ये लेखक और निर्देशक अभी तक तय नहीं कर पाए, पर मैं एक अनचाहे मेहमान की तरह यहाँ आ सकती हूँ, जैसे कि इस दुनिया में। मैं सिर्फ रूपा साहब कोटा और ये डायलॉग बोलते बोलते मैं मल्लिका हो जाऊं, जो ये रिहैब चलाती है, पेशे से डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट। तो मेरी कहानी में कोई उतार चढ़ाव नहीं, एकदम सीधी सी, दो खंभों से बंधी हुई रस्सी की तरह, जिस पर ये लोग अपने दुख, अकेलापन और मजबूरी सुनाते हैं। लेकिन खंभे के एकदम करीब एक मोड़ है जिस पर एक गांठ बंधी हुई है। मेरी कहानी उस गांठ को और मजबूत करने की, ताकि जो भी यहाँ आए संकोच अपने इमोशंस सुखा सके। लेकिन सूखे हुए इमोशंस देखने में आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन एक बात बताओ, हर सूखी हुई चीज सूखी नहीं होती। ये क्या है गुरु? वो प्यासी आत्माओं के लिए पानी रखा है। Very beautiful thought. We all are very impressed by you. रिलैक्स। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी आप लोगों को तू ही नाम करवाएगी, ओके? लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की।
उर्मिला बन के आ सकती हूँ? लो, आ गई। तो मेरे बाप को बेटा चाहिए, जैसे हिंदुस्तान के लगभग हर बाप को चाहिए होता है। हमको ये डर था कि लड़कियां इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है, मतलब ना कटवा देती है ना? पर वो बिल्कुल सही थे। समाज की सारी इज्जत का बोझ हमारे कंधों पर ही तो होता है। तो मैंने भी उस बोझ को इकट्ठा करके चप्पल की नाप का बनाकर उसी समाज के मुंह पर दे मारा। नाप कटी या नहीं मुझे नहीं पता, पर लाल तो जरूर हो गई होगी। हुआ यूं कि बहुत ही कम उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। नहीं, और लड़कों की तरह मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर नहीं भागा, बल्कि मेरा हाथ पकड़ के खड़ा रहा। इसलिए आज ये मेरा पति है। बस उम्र में 14 साल ही बड़ा है मुझसे, पर ये बेचारा एकदम गौ है और मैं शेर हूँ। आप इंट्रो तो देख ही चुके हैं। हाँ, एक जानकारी और, मेरी ना एक बेटी भी है। वैसे अभी मैं 19 साल की हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, नहीं? चिंता मत कीजिएगा, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। और मेरा हो गया, अब तो खुलकर रो सकता है। कुकुर साला! इसे बड़ा करना लेगा। कैमरा लेना था, सब में से कोई एक दवाई दे दो। जल्दी ले आओ। अरे नहीं, अरे ओ दीदी, अरे ओ बहन, तुम भी तो एक औरत हो ना, कम से कम तुम तो मेरा दुख समझो। ये हरामी के खिलाफ ना तुम कोर्ट में गवाही देना। ओ दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, कहाँ लेके जा रही हो? चलिए, अरे ओ निर्मल! I'm sorry, हम इसे नहीं रख सकते। ये कुछ ज्यादा वायलेंट है, और वैसे भी हमारे यहाँ लेडीज स्टाफ बहुत कम है। और जिस तरह से ये बोल कर रही है, इसने पुलिस में उल्टी सीधी कंप्लेंट कर दी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैडम ये बड़बोली है, कुछ नहीं करती, सिर्फ धमकी देती है। आज तक इसने हमें छोड़कर मच्छर तक नहीं मारा। हम नहीं रख सकते। मैडम प्लीज मैडम प्लीज, इसका ठीक होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। प्लीज मैडम। उसने बोला मैंने किया है। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। बिना पूछे मैंने तय कर दिया मेरी पार्टनर नहीं है। जब सब कुछ इतना खूबसूरत था तो अलग क्यों हो गए? सुने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। हुआ यूं, एक बार मॉम ने दिल्ली आए। मैंने उनसे मिलवाया। ये गाना आपके अपने पिताजी को समर्पित कर रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? ओ बेरिया चल के चला दे दिया। ओ बेरिया चल के चला दे दिया। चौखटिया से रास्ता देखूं, रास्ते में तू क्यों ना दिखता। अशोक किसी दूसरी लड़की के साथ फिजिकल हो रहा है। वो वहीं से सीधे बाहर चली जाती है और इतनी शराब पीती है कि वही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब होश आया तो बार में काम करने वाली किसी लड़की के कमरे में होती, उसके साथ कुछ दिन रहने का पूछती है। आधा किराया देने के बाद सुनकर वो हाँ बोल देती। You know, तो किस बात का नहीं है कि अशित ने धोखा दिया।
ऋचा अशित को छोड़कर तो आ गई, पर वो यहां से नहीं निकल रहा था, इसलिए रोज पीने लगी और पीने लगी। और इसी वजह से काम बहुत पीछे छूटता चला गया। बाहर में काम करने लगी, महीने के जितने पैसे सारे ऐसे ही उड़ा देती। एक दिन गुस्से में बाहर ओनर के साथ बहस कर और नौकरी से मैं निकाल दिया। फिर रूममेट ने सलाह दी कि एक और तरीका है जिससे तुम बिना कुछ के बहुत पैसा कमा सकती हो। मैंने पहले मना किया, पर जॉइंट के नशे में मैं काफी समय तक अपने आप से संघर्ष करती रही और फिर मजबूरी में एक क्लाइंट के साथ चली गई। पहले दिन बहुत बुरा लगा, फिर इसकी भी आदत हो गई। पता ही नहीं चला कब एक इनोसेंट सी लड़की खुद को बेचने लग गई। अमीर क्लाइंट्स ड्रग्स, दारू, पैसा सब दे सकते थे, और नशा करने के बाद कुछ याद नहीं रहता। एक दिन एक क्लाइंट एक फार्म हाउस पार्टी में लेके गया। फिर काफी शराब पीने के बाद वो एक 5 सितारा होटल लेकर आया। मैं नशे में धुत थी, क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर दूसरे दिन जब होश आया तो मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरे पेट में, मेरे पसलियों में इतना दर्द हो रहा था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर हिम्मत करके उठी और शीशे में देखा तो घबरा गई। मेरे पूरे बदन में दांतों के निशान थे, जगह जगह नील बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने नोच लिया हो। खून टपक रहा था। उस हैवान ने मेरे ब्रेस्ट को इतनी बुरी तरह से खरोच दिया था। फिर स्कार्फ से अपना मुंह बांधा और पलट के देखा तो पास में नोटों की एक गड्डी थी। मैंने उन्हीं पैसों से अपने माँ के पास वापस जाने का निर्णय लिया। पर तब तक मैं एडिक्ट हो चुकी थी। माँ मुझे कमरे में बंद कर देती तो मैं चीखती, चिल्लाती, काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद माँ ही मुझे इस रिहाब में लेकर आई।
जाती है, यहाँ तो बिल्कुल अकेली है, आगे जाके मुझसे जुड़ जाती है। मीठी सी नदी या कोई सदी, मीठी सी नदी या कोई सदी, इसे भी तो मुस्काएगी। छोटी सी नदी, रोटी सी नदी, आंसू के तो थम जाएगी। र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो आजको यस नाटकको पर्दा पछाडिका कलाकारहरू, र जहिले पनि हामी पर्दा अगाडिको कलाकारहरूलाई धेरै एप्रिसिएट मोमेन्ट्सहरू